नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा हर शनिवार को हम 11 बजे प्रसारित करते हैं, लेकिन आज दिल्ली चुनाव के कारण साप्ताहिक सभा आप देर से देख रहे हैं। हम लगातार दिल्ली चुनाव को ट्रैक कर रहे थे और दिल्ली चुनाव के जब परिणाम आए हैं तो बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल के बाद जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद में वापसी कर रही है सत्ता में। कांग्रेस लगातार तीसरी बार भी कोई खाता खोलने में नाकाम रही है, लेकिन इतना ज़रूर कांग्रेस पार्टी की हार में उसका भी योगदान रहा है। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी विजय विद्रोही जी। विजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो विजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कारण या दो कारण क्या रहे कि आम आदमी पार्टी, जो कि लग रहा था महीने भर पहले तक कि चुनाव में उसको एक एडवांटेज है, बीजेपी पर एज है, वो आखिर के 15वें दिन में आते आते जो सर्वे भी दिखाने लग गए, एग्जिट पोल भी दिखाने लग गए और वो सही साबित हुआ कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और हारी, बुरी तरह से हारी। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कुल मिलाकर एक लाइन में कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल को राजनीति करनी आती है, महारत हासिल है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को प्रो कम्बेंसी में बदलना नहीं आता। 3 तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी। नई केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनकी विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और एमसीडी में जो चुनाव 2 साल ही जीते हों लेकिन वो भी एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ये ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी का शिकार अरविंद केजरीवाल की हुई और ऊपर से उनकी कुछ गलतियां थी, कुछ इस तरह के जो उनके विवादास्पद जो बयान थे जो कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को उत्तेजित कर गए, वो भी कहीं ना कहीं उनकी हार की वजह बने। मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना और मुसलमानों का फिर साथ नहीं देना, दलितों का इसी रूप में साथ नहीं देना। फिर पहली बार दिल्ली में बहुत लंबे समय बाद हुआ कि गंदी यमुना, सीवर लाइन, गड्ढों वाली सड़क, नालियां, ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी। पहले केजरीवाल बड़ी आसानी से इसके आरोप दिल्ली में एमसीडी पर डाल देते थे कि बीजेपी के पार्षद, जाने पार्षद का काम है नाली बनाना, हमारा काम तो है नहीं, लेकिन अब उससे भी बच नहीं सकते थे। तो कुल मिलाकर अगर केजरीवाल के एंगल से देखा जाए तो ये केजरीवाल की सिर्फ हार नहीं है, उनकी ईमानदार छवि की हार हुई है। उन्होंने इस चुनाव को रेफरेंडम के रूप में बदल दिया था, अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए। अब वो क्या कहेंगे? अब तो जनता की अदालत ने उनको बेईमान क्या साबित नहीं कर दिया? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास था केजरीवाल का कि जब वो जेल से छूट कर आए थे तो उन्हें लगा था कि चुनाव जीत जाएंगे और वो अपने आप को ईमानदार साबित कर देंगे, लेकिन एकदम उल्टा नतीजा आया। मुख्यमंत्री का पद उन्होंने छोड़ा जेल से बाहर निकल के, तो जनता मुझे वोट देगी। तो अब न वो केवल खुद चुनाव हार गए बल्कि उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई है। ऐसे में विजय जी, आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी इस तरह से बन गई थी कि 2 राज्यों में उसका शासन था, पंजाब में और दिल्ली में, लेकिन दिल्ली से ही ये पार्टी शुरू हुई थी। तो क्या अब जैसे लोग कह रहे थे कि अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि ये दिल्ली में चुनाव हार गए हैं? और मैं बात ये भी कह दूं कि बात यही नहीं रुकेगी, अगर 22 विधायक या 24 विधायक भी चुन के आते उनको भी बीजेपी आगे चल के तोड़ सकती है। तो क्या यह अस्तित्व का संकट है? अब केजरीवाल का भविष्य क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपने सही कहा, अस्तित्व का संकट है। जहां से आप शुरू हुए थे, जहां आपका बीज, पॉलिटिकल बीज था और जहां से आप एक पेड़ बनने की संभावनाएं देख रहे थे, उस पेड़ की कुछ शाखाओं को राहुल गांधी ने काट डाला, कुछ शाखाओं को मोदी जी ने काट डाला। बैक टू स्क्वायर वन वाली स्थिति 14 साल बाद हम देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की हुई है और इस स्थिति से उभरना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। उनके सारे खुद नहीं हारे, जितने टॉप लेवल की लीडरशिप थी वो करीब करीब सारी चुनाव हार गई है या हारती हुई नज़र आ रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है कि यहाँ से केजरीवाल को उठ पाना, और उनके विधायक वैसे भी पार्टी वनरेबल हो गई थी, उसके विधायकों में वो समर्पण, वो सब कुछ नहीं था। चुनाव से ठीक पहले उनके जो 8 विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी के साथ जाकर मिल गए थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि केजरीवाल ने कहा ये मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी काम नहीं करने देते। तो कहीं दिल्ली की जनता को लगा होगा कि केजरीवाल को दोबारा जिता दिया तो मोदी जी तो 2029 तक तो है ही, काम नहीं करने देंगे तो नुकसान हमारा होगा।
तो ये भी एक फैक्टर था जो केजरीवाल इस अपने ही बनाए हुए जाल में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उलझ गए। दूसरा, जेल में थे, मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, आपस में संवाद नहीं हो पा रहा था, जो चमचों की कोठरी थी वो गलत फीडिंग करती रही। केजरीवाल को रियलाइज ही नहीं हुआ कब दिल्ली उनके हाथ से खिसकती जा रही है। अगर रियलाइज हो जाता तो कुछ वो कदम उठाते। बहुत सारी चीजें थी जिनको हम विस्तार में, अभी टाइम नहीं है, हम चर्चा कर सकते हैं। तो केजरीवाल ने कुछ बुनियादी गलतियां की। उन जैसे समझदार नेता ने अति आत्मविश्वास में आके, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, और अच्छा काम करने के बावजूद मैं कहूंगा कि फैटीग फैक्टर भी उनके खिलाफ चला गया। नहीं तो विजय जी, जो आपने बात कही कि अति आत्मविश्वास वाली बात, तो मैंने भी बात कही, तो कहीं ना कहीं ये अति आत्मविश्वास कि हमें कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं क्या भारी पड़ा। क्योंकि हम जो देख रहे हैं करीब 6.5 से 7% वोट जो है कांग्रेस को मिल रहा है। तो कांग्रेस का वोट पिछली बार लगभग 4-4.5% था, तो कांग्रेस का भी वोट 3% बढ़ा है। और संदीप दीक्षित ने भी मुश्किल खड़ी कर दी निजी रूप से केजरीवाल के लिए। तो क्या जो केजरीवाल ने जैसे हरियाणा में कांग्रेस से अलायंस करने से मना कर दिया, जबकि कुछ बात चल रही थी कि उनको 3 सीटें चाहिए, 5 सीटें चाहिए, तो वहां भी उन्होंने सारी जगह अपने उम्मीदवार उतार के कांग्रेस से पंगा ले लिया। दिल्ली में कांग्रेस से पहले अलायंस की बात चल रही थी, केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि कोई अलायंस नहीं होगा, दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आती तो क्या यह परिणाम अलग हो सकता था? देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कम से कम 5 या 6 सीटें हैं जिसमें हम माना जा सकता है कि कांग्रेस के कारण केजरीवाल की पार्टी हारी। जिसमें संगम विहार की सीट है, जिसमें खुद पटपट ये नई दिल्ली की भी नई दिल्ली की सीट है, जिसमें मनीष सिसोदिया की सीट है, मादीपुर की सीट है, बादली की सीट भी उस तरफ जाती दिख रही है, और एक आध सीट और है। तो कुल मिलाकर 4-5 सीटें तो साफ तौर पर दिख रही हैं। और जब ये साथ में मिलकर लड़ते तो राहुल गांधी को ये कहना नहीं पड़ता शीश महल वाला मुद्दा। राहुल गांधी को, मनीष सिसोदिया को आबकारी कांड का किंगपिन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसकी एक छवि अलग उभर कर सामने आती। अब देखिए, केजरीवाल को जब जरूरत पड़ी, केजरीवाल को एहसास हो गया था कि मुश्किल में है, उन्होंने ममता बनर्जी को फोन किया कि पूर्वांचल का वोट चाहिए तो शत्रुघ्न सिन्हा को भेजिए। फोन किया कि आइए मेरे साथ रोड शो कीजिए, और वो लोग आए भी, रोड शो भी किया। स्टालिन ने राहुल गांधी को फोन किया, उद्धव ठाकरे ने बात की कि भाई आप केजरीवाल के खिलाफ बहुत आक्रामक मत होइए। लेकिन जब केजरीवाल ने नंबर 3 का राहुल गांधी को घोषित कर दिया भ्रष्ट, तो राहुल गांधी भी तो भाई एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको अपनी पार्टी भी तो बचानी थी। आप जी एक बात को गौर कीजिए, जब राहुल गांधी ने सीलमपुर की रैली में अरविंद केजरीवाल पर हमला किया था तो केजरीवाल ने क्या कहा था, शब्दों पर गौर कीजिएगा। राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने की कोशिश में लगे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश में लगा हूं। इतना बड़ा अपना राजनीतिक विस्तार, इतना बड़ा कैचमेंट की उम्मीद कर रहे थे केजरीवाल, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने तो हराया ही हराया। राहुल गांधी की भी बड़ी भूमिका रही केजरीवाल को उनकी राजनीतिक औकात एक तरह से दिखा देने में। तो विजय जी, मतलब ये कांग्रेस के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपका खाता अभी भी लग रहा है कि खुलेगा नहीं इस बार। लेकिन आइडियोलॉजिकली जो राहुल गांधी कह रहे थे कि केजरीवाल और मोदी एक ही जैसे लोग हैं, वो एंटी मुस्लिम है, एंटी दलित है, जो केजरीवाल को भी उन्होंने उसी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। और दूसरा, जो इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर थे वो एक तरह से कांग्रेस को और दबाने की ताक में थे, खास करके जो महाराष्ट्र में हार हुई, हरियाणा में हार हुई। और अगर यहाँ केजरीवाल जीत जाते तो ये कांग्रेस को अलग थलग और कर देता इंडिया अलायंस में। तो इंडिया अलायंस पर इसका क्या असर देखते हैं आप, इस चुनाव परिणाम का? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर केजरीवाल जीत जाते तो इंडिया अलायंस इस तरह से गठन करने की कोशिश करते जिसमें कांग्रेस नहीं हो। अब वो मामला खत्म हो गया। दूसरा, क्षेत्रीय पार्टियों ने ये स्थिति बनानी शुरू कर दी थी कि कांग्रेस तो जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला है वहीं तक सीमित रखे, बाकी उनके राज्यों में हाथ तक नहीं डाले, जिसमें पश्चिम बंगाल है, जिसमें दूसरे राज्य आप जानते हैं, बिहार है। बिहार जैसे बिहार में तो तेजस्वी यादव ने अभी से रंग दिखाना शुरू कर दिया था कि 70 सीटें मांग ली, 19 सीटें ही जीती। अब कांग्रेस ने यह बता दिया कि भले ही हम आटे में नमक हों, लेकिन अगर स्वादिष्ट रोटी बनानी है तो नमक की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में कांग्रेस की एक तरह से ये वापसी है, इनडायरेक्ट रूप से वापसी है। और अब केजरीवाल के लिए नए सिरे से अपनी जड़ों तक पहुंचना
और जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, बैक टू बेसिक तब जाना और अपनी पार्टी को बचाए रखना, 20, 22, 23 जो भी विधायक जीत कर आते हैं, और एमसीडी में अपने मेयर को बचा के भी रखना, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगा। सबसे आखिर में विजय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि केजरीवाल एक तरह से कांटा बने हुए थे। दिल्ली जहाँ से देश का शासन चलता है, वहाँ केजरीवाल रोज़ उठकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते थे, बीजेपी पर आरोप लगाते थे। इधर हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधे हमला करना बंद कर दिया था, लेकिन एक कहीं ना कहीं खटकता था बीजेपी को कि दिल्ली में हम नहीं जीत पाते हैं। लेकिन अब 1998 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और ये बात जो होती थी कि भाई कोई बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बीजेपी मोदी के नाम पर लड़ती है। एक और ट्रेंड हमने देखा कि लोकसभा में जो वोट मोदी को पड़ता था, बीजेपी को पड़ता था, वो विधानसभा में शिफ्ट हो जाता था। इस बार वो शिफ्ट हुआ है मात्र 5-6% अभी तक का जो आंकड़ा हम देख पा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए भी तो बहुत बड़ी जीत है ये। नहीं, बीजेपी के लिए वाकई में बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ी जीत है। आपको याद हो अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे, चौथी पास राजा। तो चौथी पास राजा ने एक आईआईटीएन को आखिरकार हरा ही दिया, पहली बात। दूसरा, बीजेपी ने जितने पत्ते इस बार चले वो सारे उनके पक्ष में पड़ते चले गए। तीसरा, बीजेपी ने शुरू में ही कह दिया कि केजरीवाल की मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और सरकारी स्कूल, मुफ्त बस यात्रा, सबको हम बदस्तूर जारी रखेंगे। ऐसे कहकर उन्होंने जो मतदाताओं के सामने एक उनका वो बढ़ा दिया कि भाई ये सब तो आपको मिल रहा है, ये सब मिलता रहेगा, इसके ऊपर हम ये और देंगे, अब बताइए आप क्या करना चाहते हैं। चौथा, उनके विस्तारक बहुत काम आए। दूसरे राज्यों से वो विस्तारक लेके आए थे जो 2-2, 3-3 महीने से उन इलाकों में घूम रहे थे और जनता की तकलीफों को सुन रहे थे और फीडबैक दिल्ली के नेताओं को पहुंचा रहे थे। संघ का दावा है कि वो 50 लाख वोटर तक पहुंचे हैं, बहुत बड़ा दावा है। तो संघ का भी ये जो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद ये काम आया बीजेपी के पक्ष में, जो उन्होंने लामबंद किया। तो ये चीज़ें थी जिनको केजरीवाल महसूस ही नहीं कर पाए। ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्टर उतरे थे वो भी महसूस नहीं कर पाए, मोटे तौर पर मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अंत में वही कि देश जीत लिया, देश का दिल्ली नहीं जीत पाए। ये जो कसक थी, ये जो कसवसाहट थी मोदी जी के दिल में, वो शायद आज पूरी हो गई होगी। ये कुंभ में जो स्नान करके आए, कहीं पुण्य लाभ मिला लगता है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे साप्ताहिक सभा में विजय विद्रोही। हम साप्ताहिक सभा में लगातार बात कर रहे थे कि दिल्ली विधानसभा में कौन जीतेगा। परिणाम आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। न केवल वापसी हो रही है, बल्कि जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर जो एक पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, उसकी कहीं ना कहीं भरपाई जो है विधानसभा चुनाव में हो रही है। महाराष्ट्र में उनको जीत मिली, हरियाणा में जीत मिली और अब दिल्ली में भी जीत मिल चुकी है। सिर्फ झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य रहा जो कि बीजेपी जीत नहीं पाई है। और इस साल अब अगला चुनाव जो होना है बिहार है, जो कि होगा, उसमें भी बीजेपी कोशिश करेगी कि जेडीयू के साथ मिलकर वो चुनाव जीत ले। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।